यूपीएससी एंड पीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में आज हम महान्यायवादी और कैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक महान्यायवादी। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह अपना पद धारण करता है और वेतन इसका 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस में भी 3 मार्कर में लिखा जा सकता है, उसके लिए भी उपयोगी है और यूपीएससी और पीसीएस में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे कि महान्यायवादी को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 76। और कब तक अपना पद धारण कर सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और फिर है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला सबसे उच्च अधिकारी कौन सा है, यह है महान्यायवादी। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे कि यह संसद का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, परंतु यह वोट नहीं दे सकता है। तो मतलब लोकसभा या राज्यसभा में यह उसका मेंबर ना होते हुए भी कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, वहाँ पर यह बोल सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे इसमें कि जो इसके लिए नियुक्ति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। महान्यायवादी के बारे में 8 से 10 पॉइंट हमने देखा। इसी को क्वेश्चन में घुमा घुमा कर पूछा जाता है और आज तक इसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रीवियस अगर 20 साल के क्वेश्चन का विश्लेषण करें तो पीसीएस में और यूपीएससी में इन्हीं पॉइंट से मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बने हुए हैं। अब अगला देखेंगे एडवोकेट जनरल। जैसे महान्यायवादी केंद्र में सर्वोच्च होता है, उसी प्रकार एडवोकेट जनरल राज्य में सर्वोच्च होता है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल, और यहीं पे अगर पूछा जाए कि केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। तो एडवोकेट जनरल के बारे में पॉइंट देखेंगे कि राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, राज्य का यह उच्चतम विधि अधिकारी होता है। और जैसे महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा में उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, परंतु यह वोट नहीं दे सकता। और कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को यह परामर्श देता है। तो एडवोकेट जनरल के बारे में ये 5-6 पॉइंट ये हो गए। पीसीएस में और यूपीएससी में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एडवोकेट जनरल के बारे में एमपीपीसीएस 3 मार्कर में भी अपन लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट देखेंगे भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर अगला देखेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त। ठीक, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त का पद कहाँ पर होता है, तो ये होता है सीवीसी में, केंद्रीय सतर्कता आयोग में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी क्या करता है, तो यह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है या किसी भी एजेंसी से करवाता है। सीवीसी जो है ये आयाकप के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसका गठन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसका गठन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत ही मुख्य सतर्कता आयुक्त आता है और जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है। ये हो गया। फिर इसमें देखेंगे अपन कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है सीवीसी, इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया, तो 2003 में संसद द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक, ये इसके पश्चात इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कि मुख्य सतर्कता आयोग की
ये मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संतानम समिति की सिफारिश पर आया। 2003 में संसद द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला टॉपिक देखेंगे, दो वन लाइनर टॉपिक हैं। है कि कलेक्टर जो है किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कलेक्टर जो है संभागायुक्त के अंतर्गत कार्य करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये PCS में आ चुका है। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये तो पूछा था CDS में। अगला टॉपिक देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। तो इसमें देखेंगे अपन, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति, ये जो केंद्र सरकार का व्यय होता है उसको नियंत्रित करने की शक्ति इसके पास होती है। फिर दूसरा, संघ व राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए क्या करता है? काम करता है। संघ केंद्र सरकार में भी यह ऑडिट कर सकता है और राज्य सरकार में भी। फिर राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण कौन करता है? तो कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये एक प्रकार का माइंड मैप है, जिससे अपन एक ही जगह पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में घुमा कर, उसको अपन देख सकते हैं। फिर इसकी नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, तो 65 वर्ष की आयु जो भी इसमें से पहला हो जाए। फिर अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, ये भी आया हुआ है। फिर अगला देखेंगे कि जो इसका वेतन होता है वह जो है भारत की संचित नीति से दिया जाता है। ठीक, तो वेतन इसको भारत की संचित नीति से दिया जाता है और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी करते हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक, ये हुआ। ये पूरे पॉइंट को लेके कभी कभी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे बना के क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट पॉइंट में ये कि संघ व राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, या इसकी जो नियुक्ति है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ऐसे करके तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। अगला पॉइंट इसी में देखेंगे, अनुच्छेद 149 में जो है इसके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक, 48 में जो है, अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान था, अनुच्छेद 149 में इसके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक, लोक लेखा समिति की बैठकों में यह भाग ले सकता है। एक पॉइंट यह हुआ कि लोक लेखा समिति की बैठकों में यह भाग ले सकता है। फिर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र होता है। तो एक पॉइंट इसमें ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है UPSC में। कार्यकाल इनका समाप्त हो जाए फिर भी यह किसी भी लाभ के पद पर आगे कार्य कर सकते हैं। ठीक, ये इसी में अपन एक देखेंगे कि एक पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 150 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 150 में केंद्र और राज्य सरकार के लिए राष्ट्रपति जो है लेखा की व्यवस्था करता है कि उसकी जो लेखा है इस प्रकार होगा। केंद्र और राज्य सरकार के लिए जो लेखा की व्यवस्था होगी वह राष्ट्रपति निर्धारित करता है। किसकी सलाह पर? तो कैग की सलाह पर। 150 आर्टिकल 150 अनुच्छेद 150 में ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए लेखा की व्यवस्था करेगा। किसकी सलाह पर? कैग की सलाह पर। फिर इसी में आता है आर्टिकल 151
151। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार का जो प्रतिवेदन है, सरकार का प्रतिवेदन जो है, कैग जो है, वह राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक, तो जो भी यह मीटिंग करेगा वह सरकार की जो केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, तो जो भी उसकी ऑडिटिंग करेगा उसका प्रतिवेदन कैग राष्ट्रपति को देगा। ये 4 आर्टिकल इसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 149 ये आर्टिकल MPPCS 2019 में आया हुआ है। 149 में क्या दिया हुआ है, ये पूरे जितने भी टॉपिक हैं इसमें दिया हुआ है, इसके जितने भी पॉइंट दिया हुआ है ये पूरे आए हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। कभी 2 पॉइंट बना के दे देता है कि इस पर कौन सा सही है, कभी 3 पॉइंट बना के, ये पूरे आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाहर आपको 90% के अलावा आपको नहीं आएंगे, इन्हीं पॉइंट से ही देगा। तो 4 आर्टिकल इसको अपन देख लेंगे। 148 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, 149 में इसके कार्यों का वर्णन है, नियुक्ति व सेवा शर्त भी इसमें कार्यों का वर्णन है, शक्तियों का। फिर 151 में जो है केंद्र सरकार, 151 में जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार की जो भी एजेंसीज हैं उनका जो ये ऑडिटिंग करता है, तो कैग जो है प्रतिवेदन अपना राष्ट्रपति को सौंपेगा। फिर इसके पश्चात देखेंगे 150 आर्टिकल, अनुच्छेद 150 में राष्ट्रपति जो है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए लेखा की व्यवस्था करे, किसके अनुसार, कैग के अनुसार। आगे देखेंगे इसके बारे में पॉइंट। जो कैग द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, ऑडिट करके जो भी रिपोर्ट देता है, वह कार्रवाई जब इस पर की जाती है तो अंतिम कार्रवाई मतलब कौन जिम्मेदार होता है, कौन एजेंसी, तो संसद होती है। कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद के पास होती है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है हूबहू। जो रिपोर्ट देगा उस पर अंतिम कार्रवाई कौन करेगा। कैग की रिपोर्ट आती है कि इसमें ये घटा है, ये बढ़ा है, जो भी उसको मतलब ऑडिट करता है, तो उस पर जो है अंतिम जिम्मेदारी इस पर कार्रवाई करने की संसद के पास होती है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि संविधान में इसके बारे में दिया गया है, संविधान में दिया गया है, तभी तो 4 आर्टिकल हैं इसके, ये 148, 149, 150, 150 ये हुआ। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये भी पूछा गया है। फिर यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, ये तो बता ही दिए किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में 151 में। ठीक, ये हुआ। एक और क्वेश्चन आया था, ये CDS का क्वेश्चन है कि कैग जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं। वहाँ भी जो कैग जो है जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये CDS में आया हुआ था, जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कार्य करते हैं। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट इसके बारे में कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। जो लोक लेखा समिति होती है, तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट इसको सौंपी जाती है। तो कैग के बारे में इतना पॉइंट हो गया। अब इससे बाहर 90 से 95% यहीं से आना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा, क्योंकि पूरे पॉइंट जो भी आज तक हैं वो सब इसमें कवर कर दिए गए हैं। अब इन्हीं से ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाता है। इसके अलावा अब आगे क्वेश्चन इसमें से टॉपिक से नहीं पूछेगा। आगे भी प्रीलिम सीरीज की यह जानकारी जारी रहेगी और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।